ठीक है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल और थ्रेटेंड लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? जब आप एक दूसरे को सू करते हो कोर्ट में, इट इज टर्म्ड एज लिटिगेशन। आपस में डिस्प्यूट हो गया और आप कोर्ट में चले गए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, जिस डिस्प्यूट को लेकर के ये दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में कोर्ट चल जाए? इज इट पॉसिबल कि क्या आप अपने क्लाइंट के अगेंस्ट में, आपका क्लाइंट आपके अगेंस्ट में कोर्ट जाए? और अगर ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है या ये हो रहा है, तो फिर इससे हमारी ऑडिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है। तो अब आप इस चीज को समझिए कि ऑडिट क्लाइंट और आपके बीच में अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया और आप में से कोई भी पर्सन एक दूसरे के अगेंस्ट में कोर्ट अगर चला गया है, तो इट रिप्रेजेंट दैट द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट, है ना। विश्वास खत्म हो गया। जब दो लोग लड़ लेते हैं और कोर्ट में चल जाते हैं, तो उनके बीच में से ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है ना। पति पत्नी लड़ते हुए चले गए कोर्ट, तो जब तक घर पे लड़ रहे थे जब तक ठीक था, लेकिन जब वो लड़ते लड़ते कोर्ट चले गए, नाउ द ट्रस्ट हैज बीन ब्रोकन, और अब आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। नहीं रह सकते ना, हाँ या ना? रह सकते हो क्या? रह सकते हो क्या? यस। नो सर। तो ऐसे ही हमारे ऑडिट क्लाइंट और ऑडिटर भी एक दूसरे के साथ काम कैसे करेंगे? रिलेशनशिप खत्म हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है। तो अगर आपके और आपके क्लाइंट के बीच में इस तरह का डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो आज की डेट में दिस में अफेक्ट द इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड लीड टू अ रेलिक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो होगा क्या कि भाई अब आपके यहाँ पे क्योंकि डिस्प्यूट अराइज हो गया और आपके बीच में जब ट्रस्ट खत्म हो गया है, तो होना ये चाहिए कि भाई बेसिकली एज अ ऑडिटर, देखो मैं मेरे क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मेरा क्लाइंट मुझे सारी इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में बताएगा, विच इज बेसिकली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना। मैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मेरे ऑडिट करने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो आपको बतानी पड़ेगी, है ना भाई। ऑडिट करेंगे कैसे? हम ऑडिट तभी कर सकते हैं जब हमको सारी इंफॉर्मेशन मिले। बिना इंफॉर्मेशन के हम ऑडिट नहीं कर सकते। तो अब अगर आपके और उसके बीच में विश्वास ही नहीं रहा है, आपके बीच में ट्रस्ट ही खत्म हो गया है, तो ऐसे केस में ऑडिट क्लाइंट जो है, सॉरी, तो ऑडिट क्लाइंट बन गया है रेलिक्वेंट। ऑडिट क्लाइंट अब अपने आप को, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो ऑडिट क्लाइंट बन गया रेलिक्वेंट। अब वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता है। तो जब वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, तो अब आप ऑडिट कैसे करोगे? प्रॉब्लम हो जाएगी ये तो, है ना। वो अपनी अपने बिजनेस की जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो ऐसे केस में हम ऑडिट करेंगे कैसे? इज इट पॉसिबल कि हम यहाँ पे ऑडिट कर पाएंगे? सोचो, आप दिमाग लगाओ, हो पाएगी ऑडिट? अब यहाँ पे नहीं हो पाएगी। सर रेलिक्वेंट क्या होता है? अपने आप को रोकना। ठीक है, अपने आप को रोकना, किसी काम को करने से पीछे हटना। ठीक है। एक एक हम लोगों के हिंदी में एक टर्म होती है, जब हम कहते हैं कि यार मैं अभी थोड़ा सा इस काम को नहीं करना चाहता हूँ या पीछे हट रहा हूँ, इस तरीके से अपन बात करते हैं। मेरे अंदर असमंजस की स्थिति है कि मुझे ये काम करना है नहीं करना है, ऐसे अपन बात करते हैं ना। तो वो उस सिचुएशन को बेसिकली रेलिक्वेंस बोलते हैं, जब आप अपने आप को रोक लेते हो। ठीक है। तो उनके अंदर एक डाउट आ गया कि भाई वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें नहीं करें, बिकॉज द डिस्प्यूट हैज बीन अराइजिंग। तो ऐसे केस में अब यहाँ पे द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट डिपेंड अपॉन द मटीरियलिटी ऑफ द लिटिगेशन एंड वेदर द लिटिगेशन रिलेट टू प्रायर अश्योरेंस। अब हालांकि फिर भी देखो, एज अ सेफगार्ड इन लोगों ने बोला है कि भाई अगर इस तरीके का डिस्प्यूट है और मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे ये ऑडिट कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी, क्या एक्सेप्ट करनी नहीं करनी, तो अगेन हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या ये डिस्प्यूट हमारे काम के ऊपर अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है इस डिस्प्यूट की, डिपेंड करती है कि मटीरियलिटी कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट, कितना बड़ा डिस्प्यूट है, और क्या ये लिटिगेशन प्रायर अश्योरेंस एंगेजमेंट से रिलेटेड है। मतलब जब मैंने इनके लिए काम किया, तो क्या उस पीरियड के ऑडिट से रिलेटेड ये लड़ाई हम लोगों की हुई है, ये डिस्प्यूट हम लोगों का हुआ है।
It may be possible to continue other assurance engagement depending on the significance of the threat by discussing the matter with the client. If it involve litigation, involves an individual removing that individual from the engagement team. तो अब इन्होंने बोला है कि आप कुछ सेफगार्ड अप्लाई करके ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हो डिपेंडिंग। ठीक है। तो एक तो आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कर लो, अगर बाई चांस अगर मटेरियल नहीं है आपका डिस्प्यूट, तो आप अपने क्लाइंट से बात करके, ठीक है। अब ये वाली बात है कि भाई पति पत्नी में लड़ाई तो हो गई है, फिर भी चलो ठीक है, अब जैसे भी चलाना है तो आपस में बात करके इसको चला लेते हैं, वो चीज है। तो आप अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अब हमको ऑडिट तो करनी है, अगर आप फिर भी हमको इन्फॉर्मेशन से पूरी कॉपरेट करोगे आप हमको, तो हम इसको कर लेंगे। अदरवाइज अगर वो मना कर देते हैं, वो इस तरह का आपको दिख रहा है, तो नहीं करेंगे। और इन्होंने एक बोला कि कई बार क्या होता है कि ठीक है चलो अब हमारे पास से फॉर एग्जांपल हम 3 जने मिलकर के ऑडिट फर्म बना रहे हैं, ठीक है। ए वो पर्सन है जिसका डिस्प्यूट हमारे ऑडिट क्लाइंट के साथ है जो लिटिगेशन में है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि बी और सी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ ए का डिस्प्यूट है। तो अगर हमारी ऑडिट टीम में से हम इसको यहां से बाहर निकाल दें, रिमूव कर दें, तो ये एक सेफ गार्ड है जिसको अप्लाई करके यहाँ पे ऑडिट कंटिन्यू करी जा सकती है। और हमें एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा जो हमने काम क्या किया है उसका यहाँ पे रिव्यू करेगा। तो अगर एडिक्वेट सेफ गार्ड अप्लाई करके आप काम कर सकते हो तो ठीक है, हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जहां आपके और आपके ऑडिट क्लाइंट के बीच में कोई लिटिगेशन एक्चुअल और थ्रेटेड मतलब हो गई है, या फिर जिसका आपको लग रहा है, डर है कि भाई ये हो सकता है कि हमारे और उसके बीच में लिटिगेशन में हम लोग चले जाएं, तो ऐसे केस में हमको क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पे विड्रॉ कर लेना चाहिए एंगेजमेंट से। क्लियर है बेटा, समझ में आया बात यहाँ पे? यस सर। चलिए, तो ये हमारे जो सेल्फ इंटरेस्ट वाले थ्रेड्स थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब हम आ गए फैमिलियरिटी थ्रेड्स के ऊपर। अभी फैमिलियरिटी थ्रेड का मतलब क्या है? जान पहचान, फैमिलियरिटी। तो जब हमारे ऑडिट क्लाइंट के साथ ऑडिटर की एक लंबी जान पहचान हो गई है ना, तो ऐसे केस में ये बहुत मुश्किल होता है कि भाई हम हमारी इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज करें और ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करें, है ना। लंबी जान पहचान देखो बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे सेल्फ इंटरेस्ट एक दिक्कत थी, वैसे ही आपकी जान पहचान अपने क्लाइंट के साथ होना वो भी एक दिक्कत है। अब ये जान पहचान कैसे बन सकती है? ठीक है, व्हेन द ऑडिटर बिकम्स टू सिंपैथेटिक और टू ट्रस्टिंग ऑफ अ क्लाइंट एंड लूजेस प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म। एक टर्म है प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म जो अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, बट इसका मतलब है एक डाउटफुल माइंड के साथ काम करना। देखो वी आर प्रोफेशनल्स और हमें ये समझना चाहिए कि चीजें अच्छी दिख रही होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चीजें अच्छी हैं। हम प्रोफेशनल्स को लोग बहुत चंट मानते हैं, है ना, मानते हैं ना कि नहीं मानते? यार ये अकाउंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये लॉयर्स हैं, ये बहुत चंट दिमाग के लोग होते हैं, लोग इनके साथ रिलेशन कम रखते हैं, है ना। आपके साथ कोई बहुत ज्यादा लोग रिलेशन रखेंगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। ये चीज है, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो उनको पता है ये बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं या हर चीज में ऐसे करते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों हो जाता है उसका एक रीजन है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है ना, हम लोगों के साथ काम करते हैं जहां पर हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते लोगों के ऊपर। लोग हमारे सामने अच्छा बनेंगे लेकिन हमें अपना काम करना, और हमारा काम ये कहता है कि भाई आपको उनसे सच निकाल के सामने लेकर के आना है। तो वी बिकम, आप अपने प्रोफेशन जैसा आपका होता है ना, आप वैसे पर्सन बन जाते हो। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखना, है ना। कोई भी पर्सन क्यों कैसा है उसके पीछे ये डिपेंड करता है कि उसने काम लाइफ में क्या किया है। अब आर्मी वाले होंगे तो उनकी लाइफ में उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो वैसे ही बन जाते हैं, वो थोड़े से इम्प्रैक्टिकल होते हैं। सीएज और लॉयर्स जो होते हैं वो थोड़े से चंड तरह के लोग हो जाते हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, कुछ भी चीज उनको सही नहीं लगेगी। उसका रीजन है क्योंकि हम हमारे प्रोफेशन से जैसे ही हमारा जो होता है वो क्या बन जाता है, हमारे प्रोफेशन जैसी हमारी पर्सनालिटी हो जाती है। तो प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म का जो कंसेप्ट है वो यही है, वो कहता है डाउटफुल माइंड। जब काम करो तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि चीजें सही कैसे हो रही है, भाई ये यहाँ पे कुछ गलत क्यों नहीं है। ये जो आपका माइंड है, क्वेश्चनिंग माइंड, हर चीज के पीछे क्वेश्चन पूछना कि ऐसा क्यों है, इसको प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म कहते हैं। आया समझ में? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, आया समझ में? आगे पढ़े, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो अब यहां पर जब आप किसी को लंबे समय से जानते हो,
है ना, आपकी एक अच्छी जान पहचान है, तो आप अपना प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म लूज कर दोगे, ये इन्होंने बोला है ना। आप उस पे शक करना बंद कर दोगे, आप उसके ऊपर डाउट करना बंद कर दोगे, या आप उसके लिए बहुत सिंपैथेटिक हो जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं यार इसको मैं लंबे समय से जानता हूं, क्यों ऐसा कोई काम करना जिससे उसको नुकसान हो। ठीक है। और वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट गोज बियॉन्ड द प्रोफेशन, तो अगर आपके बीच में प्रोफेशनल रिलेशनशिप से अगर कुछ ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपकी इंडिपेंडेंस और आपकी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट यहां पर है। ठीक है। अब ये कैसे जान पहचान कैसे होगी, लंबे समय से काम करने की वजह से, यूजिंग द सेम सीनियर पर्सनल इन एन एंगेजमेंट ओवर अ टू लॉन्ग पीरियड may cause the auditor to become too trusting, less skeptical of the client, resulting in material misstatement going undertaken। तो देखो, जो भी हमारे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं, इवन एथिक्स को, ये एक लॉ फर्म, मतलब मेरा कहना है कि मोस्टली बड़ी लॉ फर्म्स को कंसीडर करते हुए लिखे गए हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक लॉ फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो एज एज अ लॉ फर्म नहीं, सॉरी, एज अ ऑडिट फर्म आपके पास बहुत सारा काम आता है, बहुत सारे क्लाइंट्स का आपके पास काम आएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई, अगर आपका एक ही पार्टनर लंबे समय से किसी एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, किसी एक क्लाइंट के लिए लंबे समय से अगर आपका एक ही पार्टनर काम कर रहा है, तो इससे उन दोनों के बीच में काफी गहरी जान पहचान हो जाएगी। सो व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज द सेफ गार्ड, वो हम उसके ऊपर आते हैं। तो पहली चीज इन लोगों ने बताई है कि वैसे आपको एक ही सीनियर पर्सन को लेकर के एंगेजमेंट टीम में एक लंबे समय तक काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाएगा, उसका प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म कम हो जाएगा, तो हो सकता है जिसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या होंगे, अनडिटेक्टेड रह जाएंगे। और एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी क्रिएट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न अबाउट लूजिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट। है ना, अब ये भी बात है, अगर आप लंबे समय से किसी के साथ काम कर रहे हो, तो आप नहीं चाहते कि भाई उसका काम आपके पास से चला जाए। अल्टीमेटली हर क्लाइंट आ रहा है तो वो पैसा लेकर के आ रहा है ना अपने साथ में। तो आपको एक डर भी हो जाएगा कि एक क्लाइंट मेरे साथ चला जाएगा, तो अब आपका इंटरेस्ट उसके बिजनेस में आ गया है ना। तो लंबे समय से काम करने के साथ में फैमिलिटी थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है। आ रही है बात समझ में क्लियर बेटा यहाँ पे? लंबे लॉन्ग एसोसिएशन, अगर आप बहुत टाइम से अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, इट इज बेसिकली गिविंग राइज टू टू थ्रेड्स। फर्स्ट वन इज द फेमिलियरिटी, और दूसरा हमारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड यहाँ पे क्रिएट होगा। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। यस। पर ये थ्रेड एक्चुअली में थ्रेड है भी या नहीं, इट इज अगेन, अब इसका इवेल्युएशन करना पड़ेगा ना। हमारे पास हर चीज का मैथ्स का रूल नहीं है, हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये थ्रेड है भी या नहीं। हो सकता है कि आप काफी टाइम से काम कर रहे हो, देखना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई कितने टाइम से हम लोग हमारे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, कितना क्लोज है वो। ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे ऑडिट पार्टनर काम कर रहा है, वो टीम में कब से है, द लेंथ ऑफ अ टाइम ऑन द ऑडिट टीम, द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर से फॉर एग्जांपल ए वो पर्सन है, ठीक है, जो कि हमारा ऑडिट पार्टनर है, जो कि काफी टाइम से काम कर रहा है, तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है कि ए कब से काम कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर ए काम कर रहा है तो वो टीम में कितना एक्टिव है। ठीक है। किस कितना डायरेक्शन, कितना सुपरविजन और कितना रिव्यू हमने ए के काम का किया है। ए ने काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है, ए को भी डायरेक्ट करना पड़ता होगा टीम में, एक के भी काम का सुपरविजन होता है, और ए के भी काम को रिव्यू किया जाता होगा, है ना। क्योंकि हम ऑडिट फर्म में बेटा, कोई काम अगर कर रहा है तो उसके ऊपर नहीं छोड़ दिया, उसने जो कुछ भी काम किया है, उसके जो सीनियर्स होंगे आपके ऑडिट फर्म में, वो उस काम को डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करते होंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है मेरी यहाँ पे? यस सर। एम आई क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, नेयल पूर्वा क्लियर है, आगे पढ़े इसको। यस सर। यस सर। कितने टाइम से काम किया, वो जो पार्टनर है, वो जो पर्सन है, वो टीम में कब से है, वो जो पर्सन है जो इतने टाइम से काम कर रहा है, उसके काम
को किस एक्सटेंट तक आपकी ऑडिट फर्म ने डायरेक्ट किया है, कितना सुपरविजन हुआ, कितना रिव्यू, और the extent to which the individual has had the ability to influence the outcome of the auditing। ठीक है, अब ये जो पर्सन है वो किस कैपेसिटी में है, किस सीनियोरिटी पर है कि भाई वो हमारी ऑडिट के आउटकम को यहाँ पे क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो मे बी यू हैव अ टीम, उस टीम में कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। तो जो पुराने लोग हैं ना, उन पुराने लोगों को ध्यान में रखते हुए ये फैक्टर्स लिखे गए भाई। जो पुराने लोग हैं कब से काम कर रहे हैं, आप उन पुराने लोगों को काम का को डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू कितना कर रहे थे, और वो जो पुराने लोग हैं फर्म में कितनी सीनियोरिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से वो ऑडिट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये हमारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। इन रिलेशन टू द ऑडिट लाइन, अच्छा ये फैक्टर जो अभी हमने डिस्कस किए, ये तो हमने उस पर्सन के लिए डिस्कस किए जो हमारी टीम में पहले से काम कर रहा है, पुराना कोई पर्सन है जो पहले से काम करता हुआ आ रहा था। अब इन्होंने बोला ऑडिट क्लाइंट को लेकर के भी हमारे पास फैक्टर्स है। देखो आप लंबे समय से काम कर रहे हो उनके यहाँ पर, ठीक है, लेकिन क्लाइंट के यहाँ पर चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। वेदर द क्लाइंट मैनेजमेंट टीम हैज चेंज, स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो आप अगर अपने काम क्लाइंट के साथ काफी टाइम से काम कर रहे हो और अगर उनके यहाँ पे कुछ बदलाव आए हैं तो उन चेंजेस को, वो सब्जेक्ट मैटर का चेंज हो सकता है, वो क्लाइंट मैनेजमेंट की टीम का चेंज हो सकता है, और क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. तो ऑडिट क्लाइंट के बारे में देखा तो ये देखा कि भाई इतने टाइम से काम कर रहे थे, इसके यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर, क्लाइंट की मैनेजमेंट टीम और स्ट्रक्चरल चेंजेस। और अपने यहाँ पे हमारे यहाँ जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको एज अ फैक्टर हम लोगों ने कंसीडर किया। तो अब अगर मेरे पास, मैं ऑडिट फर्म हूं और मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो पुराने टाइम से हैं, तो ये सेफगार्ड्स आप इंप्लीमेंट करके इनकी ऑडिट को कंटिन्यू कर सकते हैं। व्हाट आर दी सेफगार्ड्स? रोटेट इंडिविजुअल ऑफ द ऑडिट टीम। तो ऑडिट टीम को हमेशा एक जैसा मत रखो, टाइम टू टाइम आपको ऑडिट टीम में क्या करना चाहिए, यहाँ पे रोटेशन करना चाहिए, ठीक है। हर कुछ सालों बाद आपको अपनी टीम पूरी तरीके से चेंज कर दो, नई टीम बना लो, वो काम करेगी, ठीक है। इंडिविजुअल्स के रोल चेंज करो। ऐसा नहीं है क्लाइंट के लिए आपके पास 10 जनों की टीम है और वो टीम पिछले कई सालों से एक ही रोल प्ले कर रही है ना, उनके रोल्स चेंज करो, उनको काम नहीं दो, ठीक है। उसके अलावा एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करो। जो पर्सन ऑडिट टीम का मेंबर नहीं है, एक नया पर्सन लेकर के आओ, 10 जनों ने जो काम किया, उन्होंने क्या काम किया, उसको एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से रिव्यू कराओ। वो पर्सन ऑडिट टीम का मेंबर नहीं होना चाहिए, एक नया पर्सन लेकर के आओ। और रेगुलर इंटरवल्स पे हमको इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी रिव्यू कराने चाहिए। तो हमारी जो टीम है ना बेटा, इस टीम के ऊपर ही सब कुछ है। तो हमने क्या बोला, टीम के मेंबर्स का रोटेशन करो, नए मेंबर्स लेकर के आओ, ठीक है। रोल चेंज कर दो, टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, टीम ने क्या काम किया इसको रिव्यू कराओ बाय एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, और हमारी टीम के काम का क्वालिटी रिव्यू हमको कराना पड़ेगा। और ये क्वालिटी रिव्यू भी कभी इंटरनल होना चाहिए, कभी एक्सटर्नल होना चाहिए। एक्सटर्नल में कोई बाहर का ही, हमारी ऑडिट फर्म से बाहर का पर्सन आके रिव्यू करता है। ठीक है भाई बेटा, समझ में आ गए यहाँ पे सेफगार्ड्स हमारे? Yes, sir. क्लियर है नेयल, अर्शदीप? Yes, sir. चलो आगे बढ़। Yes, sir. अब देखो सेफगार्ड्स जो होते हैं वो हैं, लेकिन हमारे लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए। लिस्टेड क्लाइंट मतलब अब क्लियर है, सबको पता है ना यहाँ पे। वैसे तो मैंने प्रीवियसली भी डिस्कशन किया, बट फिर भी मैं पूछता रहता हूँ क्योंकि कई बच्चे बीच में गायब हो जाते हैं, तो फिर मुझे पता नहीं रहता है फॉर डिस्कशन व्हाट इज लिस्टेड क्लाइंट किसको बोलते हैं, पता नहीं पता? जल्दी बताओ भाई, सबको पता है लिस्टेड क्लाइंट कौन है? अर्शदीप पता है, पूर्वा पता है? क्या हो गया, हो या नहीं, यहाँ पे गायब हो गए, या मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही है? एम आई ऑडिबल, अर्शदीप, पूर्वा? Yes, sir. Yes, sir.
लिस्टेड क्लाइंट मतलब पता है किसको कहते हैं? यस सर, जिस क्लाइंट की हम ऑडिट के लिए मतलब जाएंगे उसके। नहीं नहीं, अर्शदीप कौन है लिस्टेड क्लाइंट? सब नहीं पता। तो पूछा तो करो फिर। लिस्टेड क्लाइंट, स्टॉक एक्सचेंज पता है क्या होता है? यस सर, जिस यस सर। कंपनी की लिस्टिंग हो रखी होगी हाँ, स्टॉक्स में। अगर किसी कंपनी की लिस्टिंग हुई हुई है स्टॉक एक्सचेंज पे बेटा, उसको लिस्टेड क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, ओके आया सर। समझ? अब आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लिस्टेड क्लाइंट्स में बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। बड़ी कंपनी है, लिस्ट हुई हुई है यार, कितने सारे लोग इकोनॉमी में यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जो सेफगार्ड्स होंगे वो हमेशा लिस्टेड क्लाइंट या ऐसी क्लाइंट जो कि पब्लिक कंपनी है उसके लिए ज्यादा एग्रेसिव होंगे। The engagement partner, EQR, or any other key audit partner must not act for a period of more than 7 cumulative years. After the time on period, the individual serve a cooling period. 7 years का टाइम फिक्स कर दिया क्यूमुलेटिव। तो अगर आप लिस्टेड क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो तो 7 साल से ज्यादा आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। 7 साल बाद आपको मैंडेटरी रूप में उसको मना करना पड़ेगा कि भैया अब हम तेरी ऑडिट नहीं कर सकते। अब ये 7 इयर्स कैसे भी हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्लाइंट के लिए ऑडिट करी ए लिमिटेड, ठीक है, 5 इयर्स ऑडिट करी थी। कितने साल ऑडिट करी? 5 साल। फिर 2 साल नहीं करी, ठीक है, 2 साल नहीं करी आपने, ये आपने लीव कर दिया। अब बताओ ये कितने साल और ऑडिट कर सकते हैं? रिमेनिंग पीरियड कितना रह गया है? 2 साल। 2 साल। यस सर। 2 इयर्स का ही रह गया। तो इसका मतलब इन्होंने बोल दिया समझदार मत बनो कि 5 साल कर ली, 2 साल छोड़ दिया, फिर सोच रहे हो 5 साल कर लूंगा। इट इज क्यूमुलेटिव, है ना? अगर साल भर करोगे, हर साल भी एक बार छोड़ दोगे ना, तो भी क्यूमुलेटिव हम लोग 5 7 इयर्स से ज्यादा इनकी ऑडिट नहीं कर सकते। और उन 7 इयर्स की ऑडिट अगर एक बार आप 7 साल ऑडिट कर चुके हो, हम नहीं चाहते कि भाई आपकी लॉन्ग एसोसिएशन क्रिएट हो, इतनी जान पहचान हो जाए कि भाई आप इनके काम करने में नेग्लिजेंट हो जाओ, है ना? तो इस वजह से एक कूलिंग ऑफ पीरियड का कंसेप्ट हम लेकर के आ गए। ऐसा भी नहीं है कि आप जीवन भर वापस नहीं कर सकते। तो मैंडेटरी, अगर 7 इयर्स क्यूमुलेटिव ऑफ ऑडिट हो गए तो कूलिंग ईयर ये है। उसके बाद कितने टाइम तक ऑडिट नहीं कर पाओगे? 5 ईयर फॉर एन एंगेजमेंट पार्टनर। तो अगर आप एंगेजमेंट पार्टनर हो, बेसिकली ऑडिटर हो, तो 5 साल का गैप है। तो अगर आप 7 इयर्स के ऑडिट कर चुके हो तो 5 साल रुकना पड़ेगा। ठीक है, वो कूलिंग और पीरियड है। फिर 5 7 और 5 कितने हो गए? 12 साल हो गए, 12 इयर्स हो गए ना? आया ना? सर। यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, यस सर। तो 7 ये हो गए आपके 12 साल। तो 13th ईयर में आप वापस एलिजिबल हो लिस्टेड क्लाइंट की ऑडिट करने के लिए। एंगेजमेंट पार्टनर का ऐसा होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। ठीक है, जिस पर्सन ने एंगेजमेंट क्वालिटी का रिव्यू किया है। ठीक है, एंगेजमेंट क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? हम ऑडिटर हैं, बेसिकली हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करी है। ठीक है, हमने कैसी सर्विस प्रोवाइड करी है ये कौन देखेगा? एक और अलग पर्सन देखेगा जिसको EQR कहते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। आया समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? ठीक है, हमने सर्विस कैसे दी है ना, उस चीज का भी रिव्यू होता है बेटा। आप देखने गए थे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और नॉट, ये आप देखने गए हो। और आपने ये काम कैसा किया इसके लिए एक और रिव्यू होता है जिसको EQR कहते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। तो अगर कोई भी पर्सन लिस्टेड क्लाइंट के लिए 3 साल तक, 7 इयर्स तक कर चुका है, तो अगले 3 साल तक वो उनकी उनकी एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू नहीं कर सकता। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस आ गया अर्शदीप? समझ में आ गया? हाँ या ना? यस सर।
और की ऑडिट पार्टनर्स के लिए 2 साल है। मतलब अब सी फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, हमारे पास 3 ऑडिटर हैं। अब एक ये पार्टनर है जो कि यहाँ पे 7 इयर्स तक ऑडिट कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके लिए कितने साल का है? इसके लिए 2 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड इन लोगों ने यहाँ पर दिया है। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस और नो? यस सर। हम्म। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना था, एंगेजमेंट पार्टनर, EQR और एनी अदर की ऑडिट पार्टनर मस्ट नॉट एक्ट फॉर अ, एक सेकेंड ना रुकना। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं कह रहा था कि भाई चाहे कोई एंगेजमेंट पार्टनर है, EQR है, या फिर कोई दूसरा की ऑडिट पार्टनर है, उस पर्सन को 7 इयर्स से ज्यादा वो क्यूमुलेटिव काम नहीं कर सकता है एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया यहाँ पे, हाँ या ना? यस और नो? और उसके यस बाद सर। कूलिंग ऑफ पीरियड हम कुछ इसमें ना, देखो इसमें कुछ प्रैक्टिकल केसेस होंगे जो हमको करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है कि भाई इतना टाइम हो गया इस पर्सन को, अब आगे ये कितना कंटिन्यू कर सकता है, नहीं कर सकता, ये वाली चीज। क्लियर है? समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और क्लियर कर दी है, दैट इज R540.20। ये हमारा स्टैंडर्ड है। ये कह रहा है कि भाई कूलिंग ऑफ पीरियड में, ठीक है, द इंडिविजुअल शेल नॉट बी एन एंगेजमेंट टीम का मेंबर। तो अगर मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आई एम द पर्सन जो मैं ऑलरेडी 7 इयर्स ऑडिट कर चुका हूं, ठीक है, और अब यहां पर A, B एंड C से फॉर एग्जांपल ना, ये 3 ऑडिटर थे। अब ये जने ऑडिट कर रही थी, ये फर्म ऑडिट कर रही थी सो एंड सो कंपनी की। ए बाद में यहाँ पे छोड़ देता है और जाकर के X, Y एंड A कंपनी बना लेता है, ठीक है। और ये कंपनी ऑलरेडी जो है ना, ये फर्म जो है वो ऑलरेडी GE लिमिटेड की 7 इयर्स की ऑडिट पूरी कर चुकी है, ठीक है। तो ऐसे केस में अब ये नई फर्म बन गई, अब ये कह रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वो पार्टनर है जो ऑलरेडी उस पहले फर्म में रह चुका है, जो ऑलरेडी यहाँ पे सर। तो इस पार्टनर को क्या हम फर्दर अलाउ कर सकते हैं कि आज की डेट में GE लिमिटेड की ऑडिट करने के लिए, कि इसको वापस से रोक दिया जाएगा? ये बताओ। रोकना पड़ेगा इसको, यस सर। ठीक है। यस तो सर। इसको रोकना पड़ेगा। तो अगर ये टीम का मेंबर बन के आता है तो भैया आप इसमें नई फर्म में मेंबर बन भी जाओगे तो भी आपके एंगेजमेंट टीम का आप पार्ट नहीं रह सकते, ठीक है। ना तो उस टीम का पार्ट रहेंगे, ना कंसल्ट करेंगे, ना कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे, अंडरटेक कोई भी ऐसा रोल नहीं लेंगे जहां पे आपके साथ किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन सीनियर मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। इन सारी चीजों से हम आपको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो X and Y ठीक है वो ऑडिट कर रहे हैं जाकर के, लेकिन आप उस टीम का पार्ट नहीं होगे, ना टीम से कंसल्ट करोगे, ना कोई प्रोफेशनल सर्विस दोगे, ना कोई सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन आपका होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस। क्लियर है? इसको अपन आज यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। एक्चुअली हम हमारे सामने किसी की डेथ हो गई है, सो इस वजह से आई हैव टू गो। ठीक है, तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं क्लास में, है ना? कल सब ओके सर। टाइमली आ जाना 8 बजे, आज सब लेट आए हैं बहुत, है ना? ओके सर। चलिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।